नागरानी नैना की पुकार के बाद मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है, जिसकी वजह से सरासुर कुछ पल के लिए एक बेजुबान पुतले में बदल जाता है। तब भगवान शिव प्रकट होकर बोलते हैं, पुत्री, जिस कार्य का होना निश्चित है उसको मैं भी नहीं रोक सकता, लेकिन तुम्हारी मृत्यु के पश्चात तुम्हारे कर्तव्य को निभाने का साहस केवल तुम्हारी बेटी में होगा। इसीलिए तुम उसकी सुरक्षा के प्रति निश्चित रहो। और हाँ, उसके 21वें जन्मदिन पर तुम्हारी सारी शक्तियाँ पानी में आ जाएंगी, जिसके बाद वो नागों में तुमसे भी ज्यादा सर्वशक्तिशाली नागिन के रूप में दुनिया के सामने आएगी। भोलेनाथ, मैं चाहती हूँ कि मणि को लेकर अभी कोई भी याद मेरी बेटी के जहन में ना रहे। जब वो अपनी शक्तियों के काबिल हो जाए तभी उसे नागमणि का राज पता लगे। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा मेरी बच्ची। धन्यवाद भोलेनाथ, अब मैं चैन से मर सकती हूँ। इतना कहकर शिव भी वापस मूर्ति में समा जाते हैं और साथ ही नैना भी अपनी आखिरी सांस लेते हुए दम तोड़ देती है। ये पूरा राज सिर्फ नैना और पंडित को पता होता है, जिसके बाद पंडित के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, जो नागमणि के रक्षक बानी को उसके 21 साल पूरे होने तक हर खतरे से बचा के रखना था। तो ये था पूरा सच। वो दोनों बच्चियां कोई और नहीं, तुम दोनों हो। बानी, तुम्हारी माँ नैना, पिता कपिल को मारने वाला वो सरासुर था। विशाखा, तुम्हारे माता पिता को मारने वाला भी वो सरासुर था। वो पंडित कौन था? मैं ही था वो पंडित, जिसने नागराज और नागरानी की अमानतों को इतने सालों साल संभाल के रखा और कभी पता नहीं लगने दिया कि तुम मेरी बेटियां नहीं हो। मधुकर विशाखा से बात कर रहा होता है। इतने में ही बानी अपने संपूर्ण नागिन रूप में आते हुए बोलती है, मेरे माता पिता को मारने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। 21 साल बाद आज मुझे ये सच्चाई पता चली है। अब ये नागिन लेगी अपने माता पिता की मौत का बदला और इस बदले की आग में जलकर भस्म हो जाएगा वो सरासुर। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, क्योंकि मैं नागिन हूँ, नागिन, सर्वशक्तिशाली इच्छाधारी नागिन। शांत हो जाओ बेटी, शांत हो जाओ। तुम अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करो। तुम्हें पता लग जाएगा कि सरासुर इस वक्त किस रूप में है और कहाँ है। बानी आंखें बंद करके सरासुर को देखने की कोशिश करती है, तो उसको पता लगता है कि अर्जुन ही सरासुर है। उसको विश्वास नहीं होता और वो दोबारा देखने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से वही राक्षस की शक्ल अर्जुन में बदल जाती है, जिसके बाद वो बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, इतना बड़ा धोखा नहीं, मैं नहीं मानती। हे भोलेनाथ, अब आप ही आकर कह दो कि जो मैंने देखा वो सच नहीं है। क्या हुआ दीदी, ऐसा क्या देखा आपने जिस पे यकीन करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है? हाँ बानी बेटी, क्या देखा तुमने? पापा, विशाखा, वो सरासुर जिसने मेरे और विशाखा के माता पिता को मारा, वो और कोई नहीं, अर्जुन है। क्या? बानी की इस बात से मधुकर और विशाखा हैरान रह जाते हैं, लेकिन बानी इंसानी रूप में आकर अपनी पूरी बात बताते हुए बोलती है, अर्जुन तो मेरे साथ 3 साल से है। इसका मतलब वो जानता था कि मैं एक नागिन हूँ, जिसको उसकी शक्तियाँ 21 साल पूरे होने पर मिलेंगी। शायद तभी वो मेरे पीछे शादी के लिए पड़ा था। मुझे तो उसका हमारे घर आना ही कोई अशुभ संकेत लगा था, लेकिन अब तुम उसके पास नहीं जाओगी। तुम 21 साल की होने वाली हो कुछ देर में, और इसका फायदा वो उठाना चाहेगा। मैं ना कहती थी वो अर्जुन राक्षस जैसा है, और वैसा ही निकला। पापा, मैं भी तो नागिन की बेटी हूँ, मेरी शक्तियाँ कब आएंगी? मुझे भी नागिन रूप में आकर सबको डराना है। तुम्हारे 21 का होने पर तुम बानी से 4 महीने छोटी हो, इसलिए तुम्हारी शक्तियाँ तुमको तुम्हारे 21वें जन्मदिन पर मिलेंगी। ओहो, इतना वेट करना पड़ेगा, और ये चीजें तो ऐसी हैं जो मैं दीदी से मांग भी नहीं सकती। पापा, आपने तो मेरे माता पिता को देखा हुआ है ना, कैसे दिखते थे वो? आज उनके बारे में जानकर उनकी बहुत याद आ रही है। बेटी, वो जहाँ भी है उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और आगे भी रहेगा। दीदी, हम दोनों मिलकर उस अर्जुन को सबक सिखाएंगे। अच्छा, अब चलो घर चलते हैं। पर पापा, नागमणि का राज
वो तो बताया ही नहीं आपने। इसका पता मुझे नहीं, तुम्हें लगाना होगा कि वो नागमणि कहाँ है। अब घर चलो। तीनों शिव का आशीर्वाद लेकर घर आते हैं, जहाँ बानी थोड़ी उदास होती है। रात होने पर विशाखा सो जाती है, लेकिन बानी अपने कमरे की खिड़की से आसमान को देखते हुए अपने माता पिता को याद करती है। तभी मधुकर उसके कमरे में आता है और बानी को जागता देखकर बोलता है, बानी बेटा सो जा। ऐसे आसमान की ओर देखने से जाने वाले लौट कर नहीं आते। तू ऐसे उदास रहेगी तो विशाखा को कौन संभालेगा। वो बड़ी जरूर हुई है, लेकिन उसका दिमाग आज भी बच्चों जैसा है। हाँ पापा, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। आप जाओ, सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ। मधुकर अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन बानी को कहाँ चैन आने वाला था। आता भी क्यों, आखिर अब वो एक नागिन थी, और नागिन जब तक अपना बदला ना ले ले उसको चैन नहीं मिलता। बस इसी के बारे में सोच सोच कर बानी खुद से बोलती है, कल अर्जुन से मिलकर उसी के मुंह से उसका सारा सच निकलवाऊंगी और फिर होगी उसकी मौत। अगली सुबह बानी का जन्मदिन था और वो सुबह अपने पिता से आशीर्वाद लेकर कॉलेज के लिए निकलती है। हालांकि उसको आज कॉलेज जाने से मना किया गया था, पर बानी विशाखा को लेकर निकल जाती है। वहां पहुंचकर वो सीधा अर्जुन के पास जाती है, जो उसको देखकर बोलता है, हैप्पी बर्थडे टू यू माय लव। अर्जुन बानी को गले लगाने वाला होता है, लेकिन बानी उसे रोकते हुए बोलती है, दूर रहो मुझसे, तुम हथियारे हो हथियारे। अगर मेरे पास आए ना तो जान से मार दूंगी। क्या मतलब? मैंने किसकी हत्या कर दी? पागल वागल हो गई हो क्या? मेरे माता पिता की, और मैं जान चुकी हूँ कि तुम एक राक्षस हो, सरासुर। ओह, तो उस बुड्ढे ने सारी सच्चाई बता दी। खैर, अब तो ये अकेली है, यही सही मौका है। इसको यहाँ से उठाकर पाताल लोक ले जाता हूँ। वहाँ तो इसको बताना पड़ेगा कि नागमणि कहाँ है। क्या सोच रहे हो? आज तुम नहीं बचोगे। बचोगी तो तुम नहीं, यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। देखना अब मैं तुम्हारा क्या हासिल करता हूँ। अर्जुन बानी को जोर से थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से बानी गिर जाती है और वो दोबारा उठने की कोशिश करती है। तभी अर्जुन अपने राक्षस रूप में आकर बानी पर जोरदार वार करता है। इंसानी रूप में बानी उसका सामना नहीं कर सकती थी, लेकिन अभी बानी को अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था, जिसके कारण वो अपने नागिन रूप में नहीं आ पा रही थी। घायल अवस्था में पड़ी बानी को अर्जुन अपने इंसानी रूप में आकर उठा लेता है। तभी वीर वहां आता है और बानी को ऐसे खतरे में देखकर उसको बचाने के लिए अर्जुन से बोलता है, क्या हुआ बानी को? इतनी घायल कैसे हुई वो? अरे कहाँ ले जा रहे हो तुम उसको? हट जाओ मेरे सामने से, कहीं तुम भी अपनी जान न गवा दो। इतना बोलकर अर्जुन बानी को उठाए आगे बढ़ने लगता है और वीर पास में पड़ा हुआ डंडा उठाकर अर्जुन के पीछे से वार करता है, जिस वजह से वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। तभी वीर बानी को उठाकर उसके घर ले आता है। बेहोश बानी को देखकर मधुकर परेशान होता है, जिसके बाद वीर उसको सारी बात बताते हुए बोलता है, अंकल, अर्जुन तो बानी से प्यार करता था ना, फिर आज वो उसको मारना क्यों चाहता था? इस लड़के के इरादे नेक लगते हैं। अगर बानी की शादी इससे करवा दी जाए तो वो अर्जुन उससे कभी भी पाताल लोक नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि वीर उसकी ढाल बनकर हमेशा उसके साथ रहेगा। क्या हुआ अंकल, बताइए ना, अर्जुन क्यों मारना चाहता है बानी को? आज तो मैं सही वक्त पर आ गया, लेकिन दोबारा ऐसा हुआ तो मैं बानी को हमेशा के लिए खो दूंगा, इसलिए बताइए। बेटा, क्या तुम बानी से शादी करोगे? क्या? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ और आप क्या बोले जा रहे हैं? बेटा, अभी मुझे जवाब दो, हाँ या ना। आखिर क्या है अर्जुन के सामने बानी के कमजोर पड़ने के पीछे की सच्चाई, और क्या वीर तैयार होगा बानी से शादी करने को? क्या होगा उसका फैसला?